नाज़रीन, तहरीक अदम एतमाद के बाद वो अरकान भी सामने आ चुके हैं जिनके बारे में परवेज़ इलाही साहब ने यह कहा था कि वो अपोजिशन की हिफाजती तहवील में है। और वो 12 अरकान के सामने नाम आए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो सिंध हाउस में मुकीम है। हुकूमत का ये कहना है कि उनको वहाँ पे एक किस्म का हॉस्टेज बनाया गया है और वहाँ पर कोई 400 से ज़्यादा सिंध पुलिस के जो एहलकार और कमांडोज़ हैं वो तैनात हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब ने प्राइम मिनिस्टर को ये तजवीज़ दी है कि सिंध में गवर्नर राज नाफिज कर दिया जाए, क्योंकि वफाकी हुकूमत ये समझती है कि सिंध हुकूमत ने सरकारी वसाइल और अपना इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए और सरकारी इदारों को हॉर्स ट्रेडिंग में इस्तेमाल किया है और सरकारी वसाइल को भी हॉर्स ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल किया है, जो आइन के और कानून के मुनाफी इकदाम है। तो इसलिए सिंध में गवर्नर राज फौरी तौर के ऊपर नाफिज कर दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सीनियर वज़रा का मशावरती इजलास भी तलब कर लिया। इस सिलसिले में मशावरत की जाएगी और गालिब इम्कान यही है कि अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर सिंध में गवर्नर राज जो है वो नाफिज किया जा सकता है। दूसरी तरफ ये जो 12 अरकान सामने आए हैं और इनने मीडिया के ऊपर ये कहा है कि वो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद के वोट में अपना वोट देंगे। अब इसके बाद वो जो आइन की आर्टिकल 63A है, डिफेक्शन क्लॉज है, जो जिसके तहत स्पीकर नेशनल असम्बली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखते हैं कि ये रुकन असम्बली जो है अब नाअहल हो चुका है, क्योंकि इसने 3-4 लवाजमात होते हैं इस डिफेक्शन क्लॉज में, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स जो हैं, लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं, वो ये कहते हैं कि ये बात पब्लिकली अनाउंस करने के बाद जो है कि इससे पहले इनके पास ये इख्तियार था कि ये कौमी असम्बली के इजलास में अदम एतमाद के वोट के हवाले से जब इजलास में शरीक होने से नहीं रोका जा सकता था कि अभी कोई एक्ट हुआ नहीं, लेकिन जब पब्लिकली ऐलान कर दिया तो इसका मतलब है कि पार्टी डायरेक्शन के ख़िलाफ़ चले गए। तो इस वजह से इनके ख़िलाफ़ अब रेफरेंस जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजा जा सकता है। अभी जो सिचुएशन है उसके अंदर दो बड़े अहम सवाल हैं। एक राय अपेरेंटली ये नज़र आ रही है बज़ाहिर के इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो गई, 12 अरकान नहीं है, 178 या 179 तमाम इत्तेहादी अरकान के साथ मिलकर उनका नंबर बनता है। इसमें अगर 12 इनके निकाल दिए जाएँ तो 172 का नंबर जो अक्सरियत के लिए चाहिए होता है वो नहीं है। अभी वफाकी वज़रा बाज़ नाराज़ अरकान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन अरकान का भी हम ज़रा जायज़ा लेंगे कि इनमें से कौन से ऐसे हैं जो वापस आ सकते हैं। मेरा ख़्याल है इनमें से अक्सरियत वो है जो वापस नहीं आएगी। इनका माजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान नून लीग के साथ वाबस्ता था, वो उन जमातों को छोड़ कर आए थे और अपनी वापस जमातों में गए हैं, तो इसलिए इनमें से बेशतर नहीं आ सकते। 3-4 ऐसे लोग हैं जो वापस आ सकते हैं। तो क्या उन 3-4 की वापसी के बाद भी हुकूमत के पास अक्सरियत रहती है या नहीं रहती, ये बड़ा अहम सवाल होगा। और फिर सबसे अहम सवाल ये होगा कि अब होने क्या जा रहा है। हर किसी के ज़हन में ये सवाल है कि अच्छा हुकूमत ख़त्म हो रही है तो नई हुकूमत किसकी होगी, या क्या तसादुम हो सकता है डी चौक के अंदर, अपोजिशन भी जलसा जुलूस करेगी, हुकूमत भी लेकर आएगी। क्या इन अरकान को अगर डिफेक्शन क्लॉज के तहत नाअहल करार दिया जाता है तो नशिस्तें खाली हो जाएंगी, तो फिर प्राइम मिनिस्टर के पास अक्सरियत ख़त्म हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, तो नए इलेक्शन होंगे, ये क्या है। तो ये जो मुख्तलिफ इम्कानात हैं इनके हवाले से भी हम बात करेंगे। सबसे पहले ये कि जो 12 अरकान के नाम सामने आए हैं उनमें से एक ख्वाजा शिराज महमूद जो तोसा DG खान से MNA मुंतखब होकर आए थे, वो पार्लियामेंट लॉजेस में है, वो सिंध हाउस में नहीं है। अक्सर मीडिया के ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा है कि वो सिंध हाउस में है, वो सिंध हाउस में नहीं है। सिंध हाउस में बाकी 11 जो लोग हैं उनमें से हैं। इनमें जो सिंध हाउस में मुकीम है उनमें 2 सिंध से हैं। हैदराबाद से नुज़रत पठान PTI की टिकट से मुंतखब होकर आई थी ये स्पेशल सीट्स के ऊपर, और फिर रमेश कुमार जो ये भी PTI की टिकट से अक़लियती नशिस्त से मुंतखब होकर आए थे। रमेश कुमार जो हैं इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में भी रह चुके हैं और फिर 2013 में ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में थे और फिर 2018 से पहले ये PTI में शामिल हुए। तो ये वापस नून लीग की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा जो जनूबी पंजाब से सबसे ज़्यादा 6 अरकान जो हैं, ये वो ख़ित्ता है जिसके हमेशा अवाम महरूमी का रोना रोते हैं, और इस ख़ित्ते के
जो अवामी नुमाइंदे हैं वो हमेशा प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, गवर्नर भी रहे हैं, वज़ीर आला भी रहे हैं, इस वक्त भी पंजाब के वज़ीर आला जनूबी पंजाब से ही हैं। और यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा जो है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग का शिकार भी यही लोग होते हैं। और अभी भी 6 अरकान जो हैं वो जनूबी पंजाब से हैं, जिनमें गफ़ार भट्टू साहब भावलनगर से ये आज़ाद मुंतखब हुए थे और फिर PTI में शामिल हुए थे। रियाज़ मज़ारी साहब PTI राजनपुर के से मुंतखब हुए, बलक शेर मज़ारी के ये फैमिली से इनका तल्लक है। ख्वाजा शराज महमूद का नाम लिया। राना कासिम नून भावलपुर मुल्तान से ये हुए, पहले ये नून लीग में रहे, उससे पहले पीपल्स पार्टी में एक ज़माने में रहे थे। अहमद हुसैन MNA ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ये 2002 से 2008, 10, 12 तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहे और इन्होंने MPA भी मुंतखब हुए थे। फिर ये पीपल्स पार्टी में और भी नून पीपल्स पार्टी में रहे। फिर ये 2012-13 में नून लीग में शामिल हो गए थे और इन्होंने अब जब PTI में शमूलियत इख्तियार की 2018 के इलेक्शन में, इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी को शिकस्त दी थी और ये MNA बने थे। इसके अलावा मखदूम बासित सुल्तान बुखारी ये काफ लीग और नून लीग के साथ वाबस्ता रहे और फिर PTI में आए। KP से नूर आलम ख़ान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे हैं, ये पेशावर से अभी PTI के इलेक्शन से ये जीते थे। और लाहौर से वजिया कमर ख़ातून पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं तालीम की, PTI की टिकट से ख़वातीन की नशिस्तों से मुंतखब होकर आई थी। और फिर राजा रियाज और नवाब शेर वसेर फैसलाबाद से ये दोनों मुंतखब हुए थे। राजा रियाज इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता रहे और नवाब शेर वसेर जो है ये नून लीग के साथ वाबस्ता रहे थे और इन्होंने वसी ज़फ़र को, जो मुशर्रफ दौर में वज़ीर कानून थे काफ लीग के, उनको शिकस्त दी थी। तो ये अफराद हैं। अगर हम इम्कानात का जायज़ा लें तो अगर गवर्नर राज का मसला देखें तो इसमें आर्टिकल 232, 233, 234, 235 ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं ये मुख्तलिफ़ जस्टिफिकेशंस फ्राहम करते हैं कि गवर्नर राज लगाया जा सकता है, एमरजेंसी का नफाज किया जा सकता है। 232 जो है वो जंग या अंदरूनी खलफशार की सूरत में, 233 के तहत बुनियादी इंसानी हकूक़ मुअत्तल किए जाते हैं, 234 के तहत जो है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसी सूबे में जो है कि लीगल मशीनरी नाकाम हो जाए और वहाँ पे आइनी बुरान हो, जैसे अब सिंध के बारे में कहा जा रहा है कि वो वफाक के ख़िलाफ़, वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ जिस किस्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। और फिर 235 अगर माली बुरान, क्राइसिस या इमरजेंसी हो तो वो 235 का सहारा लिया जाता है। इमरजेंसी के नफाज की सूरत में 30 दिन के अंदर अंदर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब करना होगा और फिर वहाँ से मंजूरी लेना ज़रूरी होगी। फिर अब डिफेक्शन क्लॉज अगर आप देखें, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63A जो है इसको डील करता है और इसमें जो 63(1)A है बेसिकली बड़ा अहम है, जो इस वक्त इन अरकान इनकी जद में आ सकते हैं। वो ये है कि कोई भी शख्स अगर अपनी पार्टी से इस्तीफ़ा दे दे या किसी दूसरी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ले, तो इस वक्त इन अरकान ने अपनी पार्टी के बरअक्स जो है कि ऐलान कर रहे हैं कि हम नून लीग से या पीपल्स पार्टी से हम टिकट लेकर इलेक्शन लड़ेंगे और हम पार्टी को छोड़ रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ हम वोट देंगे। और जो 63A(1)B है वो ये कहता है कि पार्टी हदायत के बरक्स अगर आप वोट देंगे, किस 3 सूरतें हैं। एक है जब प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हो रहा हो, एक है कि एतमाद का वोट हो या अदम एतमाद का वोट हो, या फिर फाइनेंस बिल या मनी बिल पेश किया जा रहा हो, तो फिर पार्टी हदायत के बरक्स अगर आप वोट देंगे तो फिर आप डिफेक्शन क्लॉज की जद में आते हैं। तो ये जो 63A(1)A और 1B जो है इसकी जद में ये अरकान आ रहे हैं जो पब्लिकली अनाउंस कर रहे हैं कि हम वोट नहीं देंगे और पब्लिकली ये अनाउंस कर रहे हैं कि हम अगला इलेक्शन जो है वो PTI की टिकट से नहीं लड़ेंगे। तो इन दोनों शिकों की जद में आ सकते हैं। तो स्पीकर ऐसी सूरत में पार्टी हेड जो है वो इन अरकान को शो काज नोटिस जारी कर सकते हैं। उन नोटिस की जवाब के लिए 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन वो देंगे उनको कि चलिए आप इनका जवाब दें। जवाब तसल्ली बख्श ना हुआ तो पार्टी सदर जो हैं, पार्टी सरबराह जो हैं, वो स्पीकर को ख़त लिखेंगे कि ये अरकान जो हैं कि ये पार्टी इस 63A(1)A और 1B की जद में आते हैं तो इनको नाअहल करार दिया जाए। और स्पीकर जो हैं वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे और इलेक्शन कमीशन जो है ये ख़त मिलने के 2 रोज़ के अंदर जो है ये 63A(3) के तहत जो है कि प्रिजाइडिंग अफसर या स्पीकर जो है
वो 2 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रेफरेंस भेज देगा और फिर इस रेफरेंस के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डी नोटिफाई कर देगा इन अरकान को, और जब डी नोटिफाई कर दिए जाएंगे तो फिर 30 दिन के अंदर अंदर ये अरकान सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो 90 दिन के अंदर फ़ैसला करेगी आर्टिकल 63A(5) के तहत। तो ये मामलात हैं। अब बड़े अहम सवालात, एक सूरत ये भी हो सकती है कि अगर इनको नायल करार दिया जाता है तो तहरीक अदम एतमाद शायद अपोजिशन वापस ले ले कि अच्छा जी अब हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं रही, तो अब हुकूमत जो है वो साबित करे कि उसके पास अक्सरियत है। तो इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद पेश हुई, इजलास अगर बुला लिया जाता है, राय शुमारी कॉल कर ली जाती है, तो फिर अगर अपोजिशन वापस भी लेती है तो प्राइम मिनिस्टर के पास 6 माह का वक्त होगा कि उस दौरान जो है कि उनके ख़िलाफ़ ना अदम एतमाद आ सकती है, ना उन्हें एतमाद का वोट लेने की ज़रूरत है। ये माहिरीन की राय है। दूसरा मामला जो है कि अगर गवर्नर राज लगाया जाता है तो फिर सिंध की वो हिफाजती पुलिस जो इस वक्त इन अरकान की हिफाजत पर मामूर है, अगर वो वापस कराची बुला ली जाती है या अपने मुतलका ज़िलों में, तो फिर ये अरकान जो है कि वफाकी इदारों के मरहून मिन्नत होंगे। तो फिर क्या ये अपने मौक़े पर कायम रहेंगे या वापस पार्टी की तरफ लौट जाएंगे? ये बड़ा अहम मामला होगा। तीसरा मामला कि जलसे जुलूस का तसादम सड़कों पर हो सकता है, नहीं हो सकता। फजल रहमान साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है, उन्होंने कहा है कि बहुत से मामलात पर डिस्कशन हुई है, तसादम के ख़तरात भी मौजूद हैं, लेकिन जो रियासत के इदारे हैं उनकी कोशिश होगी कि सियासी तसादम की तरफ हालात को ना लेके जाया जाए। असल मामला भी यही है कि गवर्नर राज लगता है तो फिर सिंध हाउस में जो पनाह लिए हुए PTI के अरकान हैं वो क्या सोचेंगे, और अगर डिफेक्शन क्लास के तहत इन 11 या 12 को नाअहल करार दिया जाता है तो उसके बाद अगर अक्सरियत नहीं होती तो फिर इमरान खान साहब अगले 6 माह में कौन से ऐसे इक़दाम हैं वो फौरी तौर के ऊपर करेंगे, और फिर जनरल इलेक्शन जो है कबल वक्त इंतखाबात का ऐलान हो सकता है, और फिर उस इलेक्शन में जो कैंपेन होगी वो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। इमरान खान की कैंपेन के अंदर ये सारी हॉर्स ट्रेडिंग और अपने क्रेडिट पे बहुत सी चीज़ें ले रहे हैं वो होगा। अपोजिशन की कैंपेन के अंदर शायद महंगाई के अलावा और कुछ ना हो, और बहुत सारे ऐसे सवालात होंगे कि अगर 5 साल से अपोजिशन वोट को इज़्ज़त दो या सिलेक्टेड या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करती रही कि वो इमरान खान के पीछे खड़ी थी, तो आज अगर जो GHQ में मुलाकातें कर रहे हैं, आज जो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और इनको सपोर्ट फराम हो रही है, तो फिर ये किस मुंह से अपनी इलेक्शन कैंपेन को किस तरफ लेके जाएंगे? ये सारे बड़े अहम मामलात हैं। लेकिन इन सारे मामलात के अंदर अभी भी इफ़ एंड बट्स जो है अगला 1 हफ़्ता बड़ा अहम है और इसके अंदर तमाम इफ़ एंड बट्स मौजूद हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अभी PTI या इमरान ख़ान की खेल जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। शायद अभी खेल जो है वो बड़े दिलचस्प मरहले में शुरू हो गया है और हकीकी खेल जो है वो अब शुरू हुआ है, जिसके नताइज जो है कि अगले 1 हफ़्ते में नज़र आना शुरू हो जाएंगे।